हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वत्स स्टडी पॉइंट में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ईसीटी इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी होती क्या है? ये एक तरह का प्रोसीजर है, एक तरह की थेरेपी है जिसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट दे के किसी क्लाइंट का साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट किया जाता है। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है घरों में जो सप्लाई आ रही 220 वोल्ट हम उसी पे शुरू हो गए ईसीटी, नहीं। इसका वोल्टेज लिमिट होती है, टाइम लिमिट होती है। वोल्टेज लिमिट कितना होता है, टाइम लिमिट कितना होता है, वो हम लेक्चर में भी आगे देखेंगे। तो ईसीटी क्या है? ईसीटी जैसे इसके नाम में इलेक्ट्रो कन्वर्जिव थेरेपी, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं, कन्वर्जिव मतलब हम इसमें सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। थेरेपी एक तरह का प्रोसीजर हो गया। तो ईसीटी क्या, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करके हम सीजर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और उससे हम साइकोलॉजिकल इलनेस का क्या कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ईसीटी हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हैं, एक तरीके से शॉक दे रहा है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, शॉक थेरेपी भी कह सकते हैं। ईसीटी को हम क्या कह सकते हैं, शॉक थेरेपी। ठीक है, अब ईसीटी थेरेपी है, साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट कर रहा है, मतलब ये क्या हो गई, एक तरीके से शॉक थेरेपी, सॉरी एक तरीके से क्या होगी, साइकोथेरेपी हो गई। ठीक है, अब साइकोथेरेपी कौन सी साइकोथेरेपी है? ये होगी फिजिकल साइकोथेरेपी। ठीक है, ईसीटी क्या है, फिजिकल साइकोथेरेपी, फिजिकल साइकोथेरेपी। अब ईसीटी को सबसे पहले यूज किसने किया था या कब यूज किया था ईसीटी को? सबसे पहले तो 1938 में दो साइकेट्रिस्ट थे। 1938 में सबसे पहले ईसीटी को यूज किया था किसने? दो साइकेट्रिस्ट थे, सेरेलेट एंड विनी। सेरेलेट एंड विनी, इन्होंने सबसे पहले 1938 में ईसीटी को क्या किया था, यूज किया था। और इससे पहले भी एक 1927 में साकेल साइंटिस्ट था, 1927 में। इसने इंसुलिन से शॉक देके साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करता है, इंसुलिन से शॉक देता था। तो उसको कौन सी इसने ट्रीटमेंट दिया था, इंसुलिन शॉक ट्रीटमेंट। उसके बाद में 1938 में ईसीटी आई थी, सबसे पहले ईसीटी को यूज किया था 1938 में। अब इसमें हम ईसीटी की डेफिनेशन, ईसीटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एक यदि ईसीटी को डिफाइन करना तो कैसे डिफाइन करेंगे? अभी तक जो हमने पढ़ा इसी से ईसीटी को डिफाइन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट यूज करके क्या करते हैं, सीजर्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन से सीजर्स होंगे, वो ग्रैंड माल सीजर। ठीक है, और साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट कर देते हैं। तो ईसीटी की डेफिनेशन इसी से बना लेते हैं। क्या होगा, ECT is a procedure. ECT is a procedure in which electric current is used to produce artificial ग्रैंड मास सीजर। कौन से सीजर्स प्रोड्यूस होंगे इसमें, ग्रैंड मास सीजर्स। टू ट्रीट साइकोलॉजिकल इलनेस, टू ट्रीट साइकोलॉजिकल इलनेस। अब ग्रैंड मास सीजर क्या होते हैं, या आप एमएसएम में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ग्रैंड मास सीजर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ग्रैंड माल सीजर्स की स्टेज होती है टॉनिक एंड क्रोनिक। टॉनिक में क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, और क्रोनिक में क्या होगा, सीजर्स आएंगे। ठीक है, इसको आप अच्छे से विस्तार से आप किसमें पढ़ेंगे, एमएसएम में। ठीक है, तो ये हो गया ईसीटी के बारे में जनरल ओवरव्यू। अभी हमने देखा ईसीटी के बारे में जनरल ओवरव्यू। अब हम देखते हैं ईसीटी कितने टाइप की होती है, टाइप्स ऑफ ईसीटी, ईसीटी के टाइप्स। ठीक है, अब किसी भी टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं तो कोई ना कोई बेस होता है। तो यहाँ पे हम ईसीटी की टाइप बता रहे हैं किस बेस पे, इलेक्ट्रोड्स के प्लेसमेंट के बेस पे। अब उससे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट होता क्या है। तो ईसीटी के लिए जो हम इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ होगा, टेम्पोरल रीजन में। कहाँ होगा इलेक्ट्रोड्स का प्लेसमेंट, टेम्पोरल रीजन में। ठीक है, अब इन इलेक्ट्रोड्स के प्लेसमेंट के बेस पर ही हम ईसीटी के टाइप्स डिफाइन करते हैं। यदि हम इलेक्ट्रोड्स एक ही साइड में लगा रहे हैं तो वो हो गया यूनिलेटरल, यदि हम दोनों साइड इलेक्ट्रोड्स लगा रहे हैं तो क्या हो गया, बाइलेटरल। ठीक है, तो ईसीटी के टाइप्स क्या हो गए, दो टाइप का। पहला कौन सा हो गया, यूनिलेटरल, और सेकंड क्या हो गया, बाइलेटरल। बाइलेटरल, ठीक है। यूनिलेटरल में क्या बताया मैंने, अभी अपन एक साइड में लगा रहे इलेक्ट्रोड, जैसे ये हेड हो गया अपना,
ठीक है, इसमें एक साइड में लगा रहे हैं अपन कहाँ पे, टेम्पोरल रीजन में इलेक्ट्रोड, तो ये क्या हो गया यूनिलेटरल। और बाइलेटरल में क्या हो गया, अपन इलेक्ट्रोड्स को दोनों साइड में लगा रहे हैं, ये क्या हो गया बाइलेटरल। ठीक है, अब यूनिलेटरल में हम इलेक्ट्रोड्स क्या किसी भी साइड में लगा सकते हैं, नहीं कोई, तो हम किस साइड में लगेंगे इलेक्ट्रोड्स, यदि नॉन डोमिनेंट हैंड की साइड में हम इलेक्ट्रोड्स लगेंगे। यदि कोई पर्सन राइट हैंडेड है तो उसमें इलेक्ट्रोड्स प्लेस कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, जैसे कोई राइट हैंडेड पर्सन है तो उसमें इलेक्ट्रोड कहाँ होगा, नॉन डोमिनेटेड, नॉन डोमिनेट कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो उसके लेफ्ट साइड में हम इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे, और इसका वाइस वर्सा, यदि कोई लेफ्ट हैंडेड साइड है, लेफ्ट हैंडेड है पर्सन, तो उसमें कहाँ होगा, राइट साइड में। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में तो ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स जो है उनका प्लेस कैसे करेंगे, तो इसका प्लेस करते हैं डेलियास पोजीशन के अकॉर्डिंग। कौन सी पोजीशन, डेलियास पोजीशन। अभी डेलियास पोजीशन क्या होती है ये देखते हैं हम यहाँ। ये हो गया हेड, ये इसकी हो गई आईज, ये यहाँ हो गया कान। ठीक है, तो अब ये जो इसका सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है, आंख के ऊपर वाला रीजन, तो यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेस होगा, एक इलेक्ट्रोड यहाँ प्लेस होगा। ठीक है, अब इसको सोच के देखो इमेजिनरी लाइन से, यदि हम इसको सबको ऐसे कनेक्ट करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बन रही है, जो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। ये यहाँ तो इलेक्ट्रोड्स प्लेस किया अपन ने, ये यहाँ हो गया कान। ठीक है, तो ये एक तरीके से तितली जैसा लग रहा है, और तितली को क्या बोलते हैं अपन, डेलिया। क्या बोलेंगे तितली को, डेलिया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते थे, डेलियास पोजीशन। और बाइलेटरल में हम इलेक्ट्रोड्स को कैसे प्लेस करेंगे, आई का जो आउटर कैंथस है, आउटर कैंथस ऑफ आई से लेके जो टर्गस है ईयर का, टर्गस ऑफ ईयर के बीच में हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। कहां से, आउटर कैंथस ऑफ आई से लेके टर्गस ऑफ ईयर के बीच में, और इसके मिड पॉइंट से 1 to 1.5 इंच अबव, 1 to 1.5 इंच अबव हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड्स प्लेस करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया इसके टाइप्स। अब इसमें मोर इफेक्टिव टाइप्स कौन सा है, तो मोर इफेक्टिव होगा बाइलेटरल, और जो आगे जो मॉडर्न क्लिनिकल सेटिंग है उसमें कौन सा यूज किया जाता है, बाइलेटरली। यूनिलेटरल लेस इफेक्टिव है, और इसके जो साइड इफेक्ट है, कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी लेस होगी। बाइलेटरल मोर इफेक्टिव, इसके कॉम्प्लिकेशंस भी क्या होंगे, मोर होंगे। ठीक है, और मॉडर्न क्लिनिकल सेटअप में क्या काम में लेते हैं, बाइलेटरल। तो अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ ईसीटी, अब हम देखते हैं ईसीटी हम यूज कहाँ करते हैं। तो ईसीटी के इंडिकेशंस, इंडिकेशंस ऑफ ईसीटी। ठीक है, ईसीटी हम यूज कहाँ करेंगे, तो सबसे पहले होगा सीवियर डिप्रेशन। अब नॉर्मल डिप्रेशन में ईसीटी नहीं करेंगे हम काम में, सीवियर डिप्रेशन, किस तरह का डिप्रेशन, जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी हो, उस तरह का सीवियर डिप्रेशन हो गया। ठीक है, जिसमें क्या होगा, सुसाइडल टेंडेंसी होगी, सुसाइडल टेंडेंसी होगी जिसमें। इसके बाद में मेजर सीवियर मैनिक होगा, सीवियर मैनिक कोई पेशेंट होगा उसमें। उसके बाद में केटाटोनिक, केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। पैरानोइड सिजोफ्रेनिया, यही इसका हो जाएगा सीवियर डिप्रेशन, सीवियर मैनिक, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया और पैरानोइड सिजोफ्रेनिया। कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया क्या होता है, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया क्या होता है, ये हम आगे की जो क्लास में सिजोफ्रेनिया पढ़ेंगे उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ये हो गए सीटी के इंडिकेशंस, सीवियर डिप्रेशन, नॉर्मल डिप्रेशन ही, सीवियर मेजर डिप्रेशन होगा जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी होगी, सीवियर मैनिक होगा, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया होगा, पैरानोइड सिजोफ्रेनिया होगा। ये हो गए इसके इंडिकेशंस। अभी हमने पढ़ा इंडिकेशन, और अब हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब किस कंडीशंस में हम ईसीटी नहीं देंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस,
इंडिकेशन हमने देख लिया किन किन कंडीशन में हम ईसीटी देंगे, और काउंटर इंडिकेशन हो गया कि किस किन कंडीशन में हम ईसीटी नहीं देंगे। ठीक है, तो काउंटर इंडिकेशन दो टाइप से हम पढ़ेंगे, एक तो होगा एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेशन और एक होगा सेकेंडरी। एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेशन में हम बिल्कुल भी ईसीटी नहीं देंगे, कि चाहे कोई सी भी कंडीशन आ जाए ईसीटी हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, वो होगी एब्सोल्यूट कंडीशन। तो एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेशन कौन कौन सी कंडीशन है? इंक्रीज्ड आईसीपी, यदि आईसीपी लेवल बढ़ा हुआ है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर यदि बढ़ा हुआ है, तो हम ईसीटी बिल्कुल भी नहीं देंगे। इसके अलावा ब्रेन ट्यूमर, इनमें ईसीटी एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेटेड है, मतलब ईसीटी हम बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करेंगे। फिर आ गया सेकेंडरी काउंटर इंडिकेशन, जिसमें हम कुछ कुछ कंडीशंस में हम सोच सकते हैं ईसीटी देने की। ठीक है, तो वो कौन कौन सी कंडीशन है? एमआई की कंडीशन, प्रेगनेंसी, फ्रैक्चर, हाइपरटेंशन, ये कुछ कंडीशन है जिनमें काउंटर इंडिकेटेड तो है, लेकिन मान लो किसी कंडीशन में जरूरत ही पड़ी जाए तो हम इनके बारे में सोच सकते हैं कि इन कंडीशन में ईसीटी देते हैं। कौन कौन सी? एमआई, प्रेगनेंसी, फ्रैक्चर और हाइपरटेंशन। और आईसी इंक्रीज्ड आईसीपी और ब्रेन ट्यूमर में क्या एब्सोल्यूट काउंटर इंडिकेटेड है ईसीटी। समझ में आएगी? हमने अभी ईसीटी के काउंटर इंडिकेशन देख लिया। ठीक है, हमने ईसीटी का ओवरव्यू देख लिया, ईसीटी किस कंडीशन में दी जाती है, ईसीटी के इंडिकेशंस देख लिए, ईसीटी के टाइप्स देख लिए, काउंटर इंडिकेशन देख लिया। अब हम देखते हैं ईसीटी की मेथड्स, ईसीटी के टेक्निक्स, ईसीटी दी कैसे जाती है। तो ईसीटी के मेथड्स ऑफ ईसीटी या फिर टेक्निक्स। तो ईसीटी के मेथड्स दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जिसमें हम किसी भी तरह का कोई मेडिकेशन या एनेस्थेटिक एजेंट यूज नहीं करेंगे, और इनडायरेक्ट में क्या होता है जिसमें हम कोई मेडिकेशन या एनेस्थेटिक एजेंट्स यूज करते हैं। इनडायरेक्ट, तो इसके दो टाइप कौन कौन से हो गए? डायरेक्ट ईसीटी और सेकंड क्या हो गया? इनडायरेक्ट ईसीटी। ठीक है, अब इनडायरेक्ट ईसीटी जो डायरेक्ट ईसीटी है, इसी का मॉडिफाइड रूप है, तो इसको क्या बोल देते हैं? मॉडिफाइड ईसीटी। डायरेक्ट ईसीटी में क्या है? हम किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकेशन या ड्रग का यूज नहीं करते हैं, कोई भी एनेस्थेटिक एजेंट, कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन से हम इसकी यूज नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम ईसीटी दे देते हैं। और इनडायरेक्ट हो गया मॉडिफाइड ईसीटी में क्या है? हम पहले कोई मेडिकेशन या एनेस्थेटिक एजेंट्स का यूज करते हैं, फिर हम ईसीटी प्रोवाइड करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी हम ड्रग्स देंगे? तो हम इसमें 3 ड्रग्स देंगे, एट्रोपाइन सल्फेट, थियोपेंटेन सोडियम और सक्सिनाइलकोलिन। तो कौन कौन सी ड्रग्स देंगे हम इसमें? एट्रोपाइन सल्फेट, थियोपेंटेन सोडियम और सक्सिनाइलकोलिन। ये 3 ड्रग्स काम क्या करती है, कब देंगे और इनका डोज क्या होगा, ये अभी हम पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं कि हमने जो ड्रग्स दी है इनडायरेक्ट ईसीटी में, वो ड्रग्स क्या क्या काम में आती है। तो सबसे पहले हो गए ड्रग्स एट्रोपाइन सल्फेट। एट्रोपाइन सल्फेट इसकी डोज क्या होगी? 0.6 mg टू 1 mg सबक्यूटेनियस देंगे ये बिफोर 30 मिनट। ईसीटी से 30 मिनट पहले हम ये देंगे। कब? ईसीटी से 30 मिनट पहले। ठीक है, अब ये काम क्या करेगी एट्रोपाइन सल्फेट? एट्रोपाइन सल्फेट जो भी सिक्रेशंस होंगे उनको कंट्रोल करेगी, ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करेगी। ये क्या करेगी? सिक्रेशंस को कम करेगी। ठीक है, सिक्रेशन को कम करेगी और क्या करेगी? ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करेगी। ठीक है, दूसरी ड्रग्स कौन सी थी? थियोपेंटेन सोडियम।
ये कितनी देंगे 5 to 10 ml IV, 5 to 10 ml IV। इसका क्या काम होगा, थियोपेंटल सोडियम ये एनेस्थेटिक एजेंट है, ठीक है, एंजियोलाइटिक एजेंट भी है, एनेस्थीसिया, और ये सीजर्स को कंट्रोल करेगा। ये एनेस्थेटिक एजेंट है, सीजर्स को कंट्रोल करेगा, एंजियोलाइटिक एजेंट है ये। तीसरी ड्रग कौन सी थी, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन। ये कितनी देते हैं 0.3 to 0.5 mg, ठीक है, इसको भी आईवी देंगे। ये दोनों ड्रग्स एट द टाइम ऑफ ईसीटी देंगे, ईसीटी के टाइम पे, और ये कब देते हैं, ईसीटी से 30 मिनट पहले, ठीक है। सक्सिनाइल कोलिन का क्या काम रहता है, ये मसल रिलैक्सेंट है, क्या है, मसल रिलैक्सेंट है, ठीक है। अब ये मसल्स को रिलैक्स कर दिया, मतलब ये इसमें ये जो सीजर्स आते हैं, मसल रिलैक्स है, सीजर्स आएंगे तो क्या होगा, जो फ्रैक्चर्स है उनके चांस कम हो जाएंगे, फ्रैक्चर्स को ये क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी। तो हम इसमें 3 ड्रग्स देंगे, कौन सी, एट्रोपाइन सल्फेट, थियोपेंटल सोडियम और सक्सिनाइल कोलिन की क्या क्या डोज है इनकी, ठीक है। तो अभी तक हमने देख लिया कि ईसीटी किससे कहते हैं, ईसीटी क्या होती है, ईसीटी को कब सबसे पहले यूज किया था, ईसीटी को सबसे पहले यूज किसने किया था, ईसीटी के टाइप्स कितने होते हैं, ईसीटी के मेथड्स क्या क्या होते हैं, ईसीटी किन कंडीशंस में दी जाती है, ईसीटी किन कंडीशंस में नहीं दी जाती है, किन कंडीशन में ईसीटी इंडिकेटेड होती है, किस में काउंटर इंडिकेटेड होती है। अब हम देखते हैं कि ईसीटी में जो हम करंट प्रोवाइड करते हैं वो किस वोल्टेज पे, किस एम्पियर पे और कितने टाइम के लिए देते हैं। तो ईसीटी में जो करंट देते हैं उसका वोल्टेज होता है, अलग अलग बुक्स इसका वोल्टेज अलग अलग बताती है। तो इसका जो एवरेज वोल्टेज रहता है, एवरेज वोल्टेज 110 वोल्ट रहता है, और यदि इसकी रेंज की बात करें हम तो इसकी रेंज होती है 70 to 150 वोल्ट। यदि हम इसमें करंट फ्लो की बात करें तो जो करंट होता है वो 200 to 1600 मिली एम्पियर करंट इसमें दिया जाता है। अब टाइम ड्यूरेशन के कितने टाइम के लिए, तो वो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग होती है। जनरली जो ड्यूरेशन होता है वो 0.6 to 1.2 सेकेंड्स के लिए होता है, बहुत ही कम सेकेंड के लिए होता है, सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए 0.6 to 1.6। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की बात करें कि एक वीक में कितनी बार ईसीटी दी जाती है, तो फ्रीक्वेंसी में डिजीज पे डिपेंड करेगी कौन सी डिजीज में ईसीटी दी जा रही है। जनरली 3 टाइम्स इन अ वीक दी जाती है, 3 टाइम्स इन अ वीक। कुछ कंडीशंस होती है जैसे कि मेजर डिप्रेशन हो गया, तो उसमें कितने टाइम देते हैं, उसमें 6 to 8 टाइम्स देते हैं, 6 to 8 टाइम्स। सिजोफ्रेनिया हो गया, सिजोफ्रेनिया में कितना देते हैं 8 to 12 टाइम्स, 8 to 12 टाइम्स। और क्रोनिक सिजोफ्रेनिया है, कौन सा सिजोफ्रेनिया, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया। तो क्रोनिक सिजोफ्रेनिया में ये 20 to 25 टाइम्स इन अ वीक होता है, कितना होता है 20 to 25 टाइम्स इन अ वीक। अब हो गया कि भाई इतना सारा है, क्वेश्चन में आ गया तो हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, कितना टाइम 6 to 12 टाइम्स, ये हो गई एवरेज फ्रीक्वेंसी 6 to 12 टाइम्स इन अ वीक, ठीक है, समझ में आया। तो वोल्टेज कितना होगा 70 to 150 वोल्ट, और एवरेज वोल्टेज की बात करें तो कितना होगा 110 वोल्ट। करंट की बात करें तो 200 to 1600 मिली एम्पियर, ड्यूरेशन 0.6 to 1.2 सेकेंड, ठीक है। फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स इन अ वीक नॉर्मली। मेजर डिप्रेशन में क्या करेंगे 6 to 8 टाइम्स करेंगे, सिजोफ्रेनिया 8 to 12 टाइम्स, क्रोनिक सिजोफ्रेनिया 20 to 25 टाइम्स। और एवरेज फ्रीक्वेंसी की बात करें तो कितना हो जाएगा 6 to 12 टाइम्स इन अ वीक, ठीक है, समझ में आया ये।
तो ईसीटी का करंट फ्लो, वोल्टेज देख लिया हमने, टाइम ड्यूरेशन देख ली, फ्रीक्वेंसी देख ली। अब हम देखते हैं ईसीटी वर्क कैसे करती है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ईसीटी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो जो एक्चुअल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अभी तक अननोन है। ईसीटी का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी तक अननोन है। फिर भी कई साइंटिस्ट हैं, जो साइकियाट्रिस्ट हैं, वो ये अपनी अलग अलग हाइपोथेसिस देते हैं कि ईसीटी किससे काम करती है। तो कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ईसीटी जो ब्रेन्स के एबनॉर्मल वेव होते हैं उनको नॉर्मल वेव में कन्वर्ट कर देती है। कुछ साइंटिस्ट क्या कहते हैं कि जो न्यूरोट्रांसमीटर्स का लेवल है, जैसे सेरोटोनिन वगैरह, नॉरएपिनेफ्रिन, इनका लेवल ये इंक्रीज कर देती है ईसीटी। तो ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गई। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज का क्या रोल है ईसीटी में? नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, नर्सेज का क्या रोल है ईसीटी में? ईसीटी से पहले, ईसीटी के टाइम पे और ईसीटी के बाद में। तो नर्सेज रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ईसीटी, ईसीटी से पहले क्या रोल होगा? ड्यूरिंग ईसीटी, ईसीटी के बाद में क्या रोल होगा? सॉरी, ईसीटी के टाइम पे क्या रोल होगा? और आफ्टर ईसीटी, मतलब ईसीटी के बाद में क्या रोल होगा? तो ड्यूरिंग, बिफोर ईसीटी इसमें क्या रोल होगा? सबसे जो मेजर रोल है, सबसे मेन रोल है नर्सेज का ईसीटी से पहले, वो क्या होगा? टेक कंसेंट लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यदि पेशेंट नहीं समझता मैं इस कंडीशन में क्यों अपना कंसेंट खुद से दे सकता है, तो उस पेशेंट से लेना है, अन्यथा उसके किसी फैमिली मेंबर से, पेरेंट्स से या किसी रिलेटिव से इसका कंसेंट लेना है। ठीक है, उसके बाद में सारे इन्वेस्टिगेशंस, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस हो गए। ठीक है, जो भी डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस है उनको कंप्लीट करवाना, इन्वेस्टिगेशंस। इसके बाद में पेशेंट ने या क्लाइंट ने जो भी ऑर्नामेंट पहने, मेटल ऑर्नामेंट पहने या डेंचर्स पहने, उन सबको क्या करना? रिमूव करना। डेंचर्स ऑर्नामेंट को क्या करना? रिमूव। ऑर्नामेंट को रिमूव। ठीक है, पेशेंट को क्या रखना है? एनबीएम रखना है। एनबीएम, नथिंग बाय माउथ, कब? 6 घंटे से। ठीक है, ईसीटी से 6 घंटे पहले से पेशेंट को क्या रखना है? एनबीएम, नथिंग बाय माउथ। और क्या करेंगे हम? पेशेंट के या क्लाइंट के बाउल एंड ब्लैडर को एम्प्टी करना है। बाउल एंड ब्लैडर को क्या करना है? एम्प्टी करना है। इसके अलावा और क्या करेंगे? एक सबसे इम्पोर्टेंट हमने ड्रग्स में पढ़ी थी इनडायरेक्ट ईसीटी में, मॉडिफाइड ईसीटी में। कौन सी ड्रग? एट्रोपाइन सल्फेट। ठीक है, एट्रोपाइन सल्फेट हम कब देते हैं? ईसीटी से 30 मिनट पहले। तो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे इसका, एट्रोपाइन सल्फेट का। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एट्रोपाइन सल्फेट। एट्रोपाइन सल्फेट क्या काम आती है? एट्रोपाइन सल्फेट क्या काम आती है? सिक्रीशंस को कम करती है और ब्रेडिकार्डिया को प्रिवेंट करती है। ठीक है, सबक्यूटेनियस लगेगी। तो ये सब हो गए नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ईसीटी। ठीक है, अब हम आते हैं ड्यूरिंग ईसीटी क्या नर्सेज की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो ड्यूरिंग ईसीटी सबसे पहले तो पेशेंट को पोजीशन देना। कौन सी पोजीशन? सुपाइन पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? सुपाइन पोजीशन देंगे। ठीक है, इसके बाद में पेशेंट को रिस्ट्रेन करेंगे। पेशेंट की थाइस, रिस्ट को वहीं को बांध देंगे। क्यों? क्योंकि ताकि पेशेंट ड्यूरिंग ईसीटी सीजर आए उस टाइम पे पेशेंट नीचे लगी रहे, इसलिए पेशेंट को फोन होने से बचाना अपन को। इसलिए क्या करेंगे? रिस्ट्रेन का पेशेंट, रिस्ट्रेन के। ठीक है, रिस्ट्रेन करेंगे। इसके अलावा जितने भी ड्रग्स हैं उनको क्या एडमिनिस्टर करेंगे, जो भी ड्रग्स है एनेस्थेटिक एजेंट है। ठीक है, और मसल रिलैक्सेंट है, उनको क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। तो जो भी मेडिकेशन है उनको क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकेशंस। उसके बाद में और क्या क्या करेंगे? और क्या क्या नर्सेज की रेस्पॉन्सिबिलिटी? आपने मसल रिलैक्सेशन किया है, मतलब इससे सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। मतलब जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो भी रिलैक्स होगी, मतलब कि पेशेंट को रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होने का हम उसके क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। क्या करेंगे? ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मास्क लगाएंगे पेशेंट को। ठीक है,
ये सब हो गया ड्यूरिंग ईसीटी। इसके साथ में वाइटल्स भी मॉनिटर करते रहेंगे ईसीटी के टाइम। अब ईसीटी के बाद में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी नर्स की, तो ईसीटी के बाद में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। सबसे पहले ईसीटी कंप्लीट होगी, पेशेंट को रिस्ट्रेन किया था हमने, आप पेशेंट को खोल देंगे, ठीक है। अब खोलने के बाद में पेशेंट को साइड लाइन पोजिशन देंगे। कौन सी पोजिशन? साइड लाइन पोजिशन, ठीक है। अब साइड लाइन पोजिशन क्यों दे रहे हैं हम? ताकि जो सिक्रीशंस है तो वो क्या नहीं करे, एस्पायरेट ना करे, इसलिए हम उसको क्या करेंगे, साइड लाइन पोजिशन देंगे। उसके बाद में पेशेंट का ओरिएंटेशन चेक करेंगे। पेशेंट का क्या करेंगे, ओरिएंटेशन चेक करेंगे। साइड लाइन पोजिशन है, ओरिएंटेशन चेक करेंगे। ईसीटी के कारण कंफ्यूजन आता है, ठीक है, तो हम उस कंफ्यूजन लेवल चेक करेंगे। पेशेंट का क्या करेंगे, कंफ्यूजन लेवल चेक करेंगे, ठीक है। पेशेंट्स के वाइटल्स को चेक करेंगे। वाइटल्स, जो भी वाइटल्स है पेशेंट को उनको क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ये हो गया ईसीटी। और एक हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। जितने भी हमने जो प्रोसीजर हमने किया उसका डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, ठीक है। ये सब हो गया ईसीटी के नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ईसीटी, ड्यूरिंग ईसीटी और आफ्टर ईसीटी। इसके बाद हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशंस के बारे में कि ईसीटी या ईसीटी से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जो ईसीटी के कारण होगी? तो ईसीटी के कारण जो पेशेंट है वो अपनी पास्ट मेमोरी भूल जाएगा, मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, जो पास्ट मेमोरी होगी वो लॉस हो जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड एमनेसिया मतलब कि अपनी पास्ट जो मेमोरी है वो क्या करेगा, भूल जाएगा, ठीक है, उसकी मेमोरी लॉस हो जाएगी, पास्ट मेमोरी। इसके अलावा पेशेंट में मैंने बताया कंफ्यूजन होगा, ठीक है, कंफ्यूजन होगा पेशेंट में। और क्या होगा, हेड एक होगा, बैक एक होगा, ठीक है, हेड एक, बैक एक। इसके अलावा फ्रैक्चर्स के भी चांस हो सकते हैं, ठीक है, जो फ्रैक्चर हो सकता है, लंबर फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक है, थाई फ्रैक्चर हो सकती है, ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। इन फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम ड्यूरिंग ईसीटी के टाइम पे जो पिल्लो लगाते हैं, जो लंबर कर्व होता है उसके नीचे पिल्लो लगाते हैं फ्रैक्चर्स को बचाने के लिए, ठीक है। फ्रैक्चर्स को प्रिवेंट करने के लिए ईसीटी के टाइम पे नर्सेस क्या करेगी, लंबर जो कर्व होता है वहाँ पे क्या करेगी, पिल्लो, ठीक है। तो ये हमारी हो गई ईसीटी। आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगली क्लास में हम देखते हैं और दूसरी डिजीज के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। और यदि आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।